हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। सभी का एक बार फिर से स्वागत है अदिति क्लासेस के इस फिर से उस सीरीज में जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो कोई भी डाउट्स हो तो उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि पहला जो मैंने पार्ट कराया उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं साउंड्स की। तो क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में ही शूट करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं आपको बताता हूँ कि उस समय एक फंक्शन था जिसकी वजह से वो शोर आपको सुनाई दे रहा था। ठीक है, तो अगर वो आपको डिस्टर्ब्स कर रही हैं चीज़ें, तो आप लोग बच्चे बस आपको उसका नोट्स तैयार करने हैं, आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। बाकी की मेरी ही कोशिश रहेगी कि अब मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊँ वो बड़ी ही शांति से और ऐसी चीज़ें क्लियर कर दूँ जिससे कि आपको टॉपिक्स एकदम से वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को समझना जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बारीकी पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग आ गए हैं वस्तुओं का वर्गीकरण। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर 2 है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए कौन कौन सी बेसिक ऐसी चीजें हैं जिनको एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 12th क्लास अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको स्कूल में स्पेशली इन चीज को क्लियर कराया गया होगा कि माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है। लेकिन बच्चों, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि आपको ना सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, बल्कि आपको एक ऐसी नॉलेज भी होनी चाहिए कि इनकेस अगर कोई अदर पर्सन आपसे कोई टिपिकल क्वेश्चंस पूछता है या फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, तो आप उसको ना अपने अकॉर्डिंग अपने खुद के शब्दों में आंसर दे सकें। वो होती है पढ़ाई। अब देखो, इसमें पहला पॉइंट है वस्तुओं का वर्गीकरण कि आखिर क्या होती है वस्तुओं को अगर हम अलग अलग करें तो उनको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। राइट, तो देखो क्या बोला है कि व्यापक रूप से वस्तुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अगर हम देखें तो इसमें वस्तुओं को दो तरीके से अलग अलग रखा गया है। इसमें पहला पॉइंट है अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुएं, और दूसरा है उपभोग तथा पूंजीगत वस्तुएं। इन चीज को याद रखना, क्योंकि मैं हिंदी में करा रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये चीज भी बताता रहूंगा कि इंग्लिश पॉइंट क्या है। तो जिन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, सो यू नीड डोंट वरी अबाउट दिस। मैं आप कोशिश करूंगा कि कुछ चीजों को मैं इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके बोलता रहूं। ओके, तो देखिए इन्होंने बोला है कि वस्तुओं को, ठीक है, वस्तुओं का वर्गीकरण व्यापक रूप से वस्तुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत या कि अलग अलग किया जा सकता है। एक तो अंतिम मतलब लास्ट एंड मीडियम थिंग्स, और दूसरा उपभोग तथा पूंजीगत वस्तु, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग किया जा सकता है या फिर पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि अब वो फिनिश ऑफ गुड्स हैं, अब उनका यूज सिर्फ और सिर्फ एज ए कंज्यूमर ही किया जा सकता है और कुछ नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें अंतिम वस्तुओं की, तो अंतिम वस्तुएं ये वह वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन सीमा को पार नहीं किया है। यानी कि देखो यहाँ पर बोला है कि अंतिम वस्तुएं वो होती हैं जो उत्पादन सीमा को पार नहीं कर पाई हैं, अभी इनके मूल्यों में वृद्धि की जाती है। अंतिम वस्तुएं वो कि फैक्ट्री में वो कच्चे माल से पक्के माल में कन्वर्ट हो चुकी है, वो पैक हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका प्राइस, ये सारी चीजें तय नहीं हुई है जो एक कंज्यूमर को चाहिए। तो अंतिम वस्तुएं वो होती है जो बन के अब तैयार है, अब सिर्फ इनको बेचना बाकी है, लेकिन इनकी प्राइस निर्धारित करना रह गया है। ठीक है, ये दो पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इधर देखिए, दूसरा पॉइंट है मध्य वस्तु। तो क्या है मध्य वस्तु? तो देखिए, मध्य मतलब मीडियम मटेरियल्स। ये वह वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन सीमा पार कर चुकी हैं, इनके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। अब इन्होंने बोला है कि भाई देखो, मध्य वस्तुएं वो होती हैं जो अपनी उत्पादन सीमा तो पार कर चुकी हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं अभी कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। ये वह वस्तुएं हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मध्य वस्तुएं ये वे वस्तुएं होती हैं जो लास्ट में जो कस्टमर इसे खरीदेगा ना, तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ठीक है, इन वस्तुओं का राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये वस्तुएं होती हैं। तो आपको कुछ चीजें मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि बेटा, वस्तुओं का अपना अपना एक अलग अलग रूप होता है। एक तो होती है देखो रॉ मटेरियल, मीडियम मटेरियल्स एंड फिनिश ऑफ गुड्स। तो अगर हम बात करें अंतिम वस्तुओं की, तो ये वस्तुएं होती हैं जो बनके तैयार तो हैं, लेकिन अभी इनको कंज्यूमर
यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें प्राइस लगना और एक सप्लाईमेंट्स जो चीजें होती है वो सारी चीजें अभी नहीं एप्लीकेबल हो पाई हैं। वहीं अगर बात करूं मैं मध्य वस्तुओं की, तो मध्य वस्तु क्या हो गई है, जैसे कच्चे माल से ही बनकर तैयार हो गई है। फॉर एग्जाम्पल एक साबुन है, साबुन बन के तैयार तो है लेकिन अभी ये पैक होना बाकी है। अभी इसमें कलरिंग्स वगैरह जो भी केमिकल्स फॉर्म्स होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज इस तरीके का काम करती हैं, इनमें फिनिश ऑफ गुड्स देना भी बाकी है। तो इसलिए तो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं जो मतलब अभी सीमा पार नहीं करी उन्होंने अपनी पूरी कंप्लीट होने की, ये वह वस्तुएं हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए, ठीक है, यानी कि कस्टमर के लिए प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता, यानी कि नेशनल इनकम में इनको नहीं काउंट किया जा सकता, क्योंकि नेशनल इनकम में वही चीजें काउंट होती हैं जो फिनिश ऑफ गुड्स तो हो चुकी हैं, प्राइस टैग के साथ जब वो पूरी तरीके से मार्केट में उतर गई हैं तो वो होती हैं फिनिश ऑफ गुड, और उन्हीं को ही राष्ट्रीय आय में आकलन किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके के पॉइंट्स को आप आगे देखिए। अब इन पॉइंटों में जैसा कि आपको पता है कि अभी तक आप लोग जो जान चुके हैं, ये सारे ही पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखोगे आप कि इनमें आगे है कि उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, तो ये भी मैंने शॉर्ट नोट्स में समझाया है जिससे कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वह वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं मतलब ह्यूमन नीड्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करती हैं। ठीक है, उपभोग या उपभोक्ता वस्तुओं को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि उपभोग यानी कि कंज्यूम और कंजप्शंस को 4 तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं बेटा ऐसी चीजें जिनका उपयोग आप लंबे समय तक कर सकते हैं, ऐसी चीजें जिनका यूज आप एक लॉन्ग टाइम के प्रोसेस में कर सकते हो। टिकाऊ वस्तुएं यानी कि टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिसका उपभोग कई वर्षों तक किया जाता है तथा सापेक्ष मूल्य अधिक होता है, यानी कि इसका जो परचेजिंग प्राइस होता है वो भी अधिक होता है। और इन वस्तुओं की खासियत ये होती है बच्चे कि इनका यूज आप एक लॉन्ग टाइम में कर सकते हो। उदाहरण के लिए रेडियो, कार, टीवी, फर्नीचर्स, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आती तो महंगी हैं लेकिन वो टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, और इन सारे पॉइंट्स को ना आप, जब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, इन सारे पॉइंट्स को आप जब लिखना है ना तो आप ग्राफ बना के लिखना। कुल मिला के जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको यहाँ पे, तो जैसे कि अगर आपसे बोले कि वो वस्तुएं ये टिकाऊ वस्तुएं, तो आप लिखना टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि कार, टेलीविजन और अन्य चीजें जो, तो अगर आप ग्राफ बना के लिखोगे फिर पॉइंट वाइज लिखोगे ना, उनको डिफाइन करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सारी चीजों को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए और उसके बाद बस इनको पॉइंट और ग्राफ में लिखना आप लोग अगर आंसर लिखना तो। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो अब आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग ने ऑलरेडी इसमें कुछ मेन चीजें पढ़ ली हैं, जैसे कि अर्ध टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं, है ना। अच्छा हाँ, गैर टिकाऊ वस्तुओं से बात याद है कि अब गैर टिकाऊ वस्तु के अंतर्गत आपको कुछ मेन पॉइंट्स भी ना ध्यान रखने होंगे, तो इसलिए मैं फिर से आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं कि अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ी है टिकाऊ वस्तुएं। तो बेटा टिकाऊ वस्तुएं मतलब ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष से कुछ अधिक समय के लिए होता है, यानी कि ये वस्तुएं तो हैं लेकिन ये ऐसी वस्तुएं हैं जो 1 साल या 1 साल के अंदर ही आप इनको कंज्यूम कर सकते हो। ऐसे कई सारी चीजें आपके माइंड में अभी आ रही होगी। अब देखो क्या बोला है कि अगला पॉइंट है गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुओं का मतलब हो गया कि ऐसी चीज जो लंबे समय तक नहीं चलती है। ठीक है, गैर टिकाऊ मतलब टिकाऊ नहीं है। गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग 1 बार किया जाता है, सिर्फ 1 टाइम यूज होता है इसका, 1 बार किया जाता है और ये वस्तुएं 1 बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाती हैं, यानी कि यूज एंड थ्रो टाइप की जो वस्तुएं होती हैं, 1 टाइम यूज जो वस्तुएं होती हैं वो सारी वस्तुएं गैर टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए डबल रोटी, फल, सब्जियां, इन्हें बस आप 1 बार ही कंज्यूम कर सकते हो, उसके बाद ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, सिर्फ आपको यही चीजें नहीं ध्यान में रखनी है बल्कि आपको ना कुछ कोशिश करनी है फैक्चुअल पॉइंट्स को पकड़ने की।
तो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ और फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद एक बार फिर से बुक पढ़ा करो, क्योंकि बुक जो नॉलेज देती है बेटा वो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं दे सकता। मैं जो पढ़ा रहा हूँ या मेरे जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे क्लासेस होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक हेल्पिंग हैंड होते हैं, ठीक है। तो मैं बस अपने बच्चों को यही बोलूँगा बेटा कि आप लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन एक बार बुक भी पढ़ा करो, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है पूंजीगत वस्तुएं, मतलब ऐसी वस्तुएं जिसमें पूंजी लगी हो, कैपिटल थिंग्स या कैपिटल कमोडिटीज जो होती हैं वो। तो देखो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, पहला पॉइंट। इनका उपयोग स्टॉक का पुनर्स्थापन के लिए किया जाता है, यानी कि स्टॉक को बनाने के लिए किया जाता है, राइट। और ये वस्तुएं उच्च मूल्य की होती हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उच्च वस्तुएं या फिर पूंजीगत वस्तुएं क्या होंगी, तो आप यही बताएंगे कि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी जो मूल्य होता है वो अधिक होता है। इनका उपयोग स्टॉक के पुनर्स्थापन यानी कि स्टॉक के लिए किया जाता है, ठीक। और ये स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकती है, ये कंटिन्यूअसली फ्लो अप होती रहती है। मार्केट में लिक्विडिटी के लिए इनका यूज किया जाता है कि मार्केट में ये क्या करते रहे, फ्लो होती रहे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको टॉपिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन साथ के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को किया करो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं मुझे लगता है कि ये सीबीएसई और एनसीईआरटी को थोड़ा सा टच करेगी। जैसे कि उपभोग या उपभोक्ताएं वस्तुएं क्या होती है, पहला क्वेश्चन। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। उपभोग व, ठीक है, उपभोक्ताएं वस्तुएं क्या है, पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं में क्या अंतर है, क्या अंतर है। तो बेटा अगर आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते चलोगे, ठीक है, तो आप धीरे धीरे इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे समझें। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए कि इन क्वेश्चंस को आप लोग अभी सिमिलरली प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस करते करते आप धीरे धीरे बड़े पे चले जाएंगे, तो बड़े क्वेश्चंस भी आपको इजी लगेंगे, ठीक है। और बाकी की कोई भी पॉइंट्स अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पर एक्सप्लेन कर दूँ। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की क्लास है तो मैं कोशिश करूँगा कि इनके वे चैप्टर्स कंप्लीट करा दूँ जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी कोई भी पॉइंट हो या कोई भी ऐसी क्वेरीज हो जो आपको लगता है छूट गई है या रह गई है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। तो देखिए इन सारे पॉइंट्सों को, जैसे कि मैं आपको अक्सर बोलता रहता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स को आपको बस अच्छे से नोट डाउन करना है। तो देखिए अब इसमें क्या बोला गया है कि उपभोग व्यय की अवधारणा तथा घटक यानी कि कंज्यूम करने के क्या तरीके हैं, उनको कैसे आप कंज्यूम फॉर्म्स में रख सकते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत डिफरेंट होती है, राइट। तो देखिए इसकी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोग व्यय से है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहता है आपको कि भैया यदि आप मतलब किसी प्रकार का कंजप्शंस करते हैं तो उस कंजप्शंस को, ठीक है, अर्थव्यवस्था में यानी कि इकोनॉमिक्स में कंजप्शंस एक्सपेंस में रखा जाएगा। आगे बोला जाता है कि समग्र उपभोग व्यय किसके बराबर होता है। तो देखना समग्र उपभोग व्यय का मतलब होता है कि ऑल कंजप्शंस एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो क्या होता है, परिवार प्लस परिवार आय या परिवार कंजप्शंस जो भी होगी, सरकार कंजप्शंस जो होगी, प्लस गैर लाभकारी माइनस निजी संस्था। तो आपको ये फॉर्म याद रखना होगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि समग्र उपभोग व्यय क्या है, तो आप बोलेंगे परिवार
प्लस सरकार प्लस गैर लाभ माइनस निजी संस्था। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कंजप्शंस निकाल सकते हो या उपभोग व्यय क्या होता है ये निकालोगे। अगला पॉइंट बोला गया है कि निवेश की अवधारणा तथा घटक क्या है। अब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो निवेश की अवधारणा क्या होती है और इसके घटक क्या है। तो देखिए क्या बोला गया है, देखिए निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, अवधारणा मतलब उसके रूप क्या क्या हो सकते हैं या उनको किस तरीके से इन्व्यूट किया जा सकता है। निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। निवेश मतलब वो कि भैया आपके पास जो पूंजी है, पूंजी स्टॉक है, उसमें आपने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार की आपकी कैपिटल को ही बढ़ावा देता है। पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। और आपके पास अगर कोई संपत्ति है और उस संपत्ति में आप और ज्यादा व्यय करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। अब देखेंगे आप इधर मैंने फॉर्मूला लिखा है आई यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक परिवर्तन, यानी कि ये जो सिंबल है बेटा आई इज इक्वल टू, ठीक है, के, इसको मैं बता देता हूं, आई फॉर निवेश, के फॉर पूंजी का स्टॉक, ओके, और ये जो साइन है ना, ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन, ये दिखाता है चेंजेस, ठीक है, चेंज, तो चेंज इनटू के मतलब पूंजी में बदलाव, तो पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन। तो यदि आपको ये लिखना हो, ठीक है, या आपको बताना हो कि निवेश की अवधारणा क्या है, तो आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू पूंजी परिवर्तन, ठीक है, आई इज इक्वल टू पूंजी परिवर्तन, यानी कि आई फॉर इन्वेस्टमेंट जो की उस पूंजी परिवर्तन क्या होगा। अब देखते जाइए इस चीज। अच्छा बच्चे आप लोग और ये छोटे छोटे जो फॉर्मूलास होते हैं ना, इनको ना आप याद कर लिया करो या कहीं साइड में लिख लिया करो, तो जब भी नजर पड़े तो वो एक तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बोला गया है कि स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश क्या है। स्थिर निवेश का मतलब क्या, कि किसी चीज का आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब वो किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। अब देखिए ये, लेकिन ना ये इन्वेस्टमेंट करने के भी तरीके बहुत होते हैं। आजकल आप देखते होंगे ऑनलाइन में और कई प्रकार से चीजें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो दिखाते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप इस प्रकार के गेम्स खेलेंगे तो आपको इतनी लाभ होगा, तो वो भी आप ले सकते हैं एक तरीके से। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको अगर मेन देखिए निवेश के दो घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, मैं साथ में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना, ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज को लेकर। इन्वेस्टमेंट के दो घटक होते हैं, पहला स्थिर निवेश और दूसरा माल सूची निवेश, ठीक है। अब क्या होता है स्थिर निवेश, तो सुनो, स्थिर निवेश का महत्व आखिर है क्या, क्यों इंपॉर्टेंस, व्हाई इट इज द इम्पोर्टेंट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो यू नीड टू बी फोकस बाय द वेरी वेरीफाइड लेवल्स, यानी कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। स्थिर निवेश को पूंजी निर्माण कहा जाता है। भाई जाहिर सी बात है, पूंजी में निर्माण हो रहा है तो आपको स्लोली इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है, जिसका कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में बार उपभोग होता रहता है। स्थिर निवेश बच्चे एक ऐसा निवेश है जिसका यूज आप कई सालों तक धीरे कर सकते हैं। तो स्थिर मतलब स्लोली, या जो स्थिर रहे यानी कि स्टेबल, थोड़ा चलता रहे, लंबे समय तक साथ रहे, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को स्थिर निवेश कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत शॉर्ट और बारीकी में बनाए गए हैं, तो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इनको आप लिखते चलें, ठीक है, तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी, शॉर्ट आउट भी हो जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई भी पॉइंट आपको लग रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा इसके लिए। ओके चलिए देखते हैं।